अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो पार्ट सेकंड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास आता है जी लिपिड आता है, इसके अलावा हमारे पास जो डीएनए है और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास 3 टॉपिक रहते थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इनको डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन वाला पोर्शन था उसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन रह गई थी। तो हम यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। ऑनवर्ड हम यहाँ पर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल पर एंड करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। अब जो हमारे पास प्रोटीन होती है ना, उसको जो है वो हम 2 बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। पहली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक। वो मैं अभी आप लोगों को बुक के थ्रू जो है वो रीडिंग कराती हूँ, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बेस पर और फंक्शन की बेस पर 2 ही हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। सो 1 बाय 1 करके हम इनको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसमें हमारे पास 2 ही टाइप आती है। एक होती है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी मेरे पास होती है क्या चीज़, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन और हमारे पास क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। अगर यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, एक तरफ मेरे पास क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। दोनों का हम साथ साथ कंपेरिजन करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेप देखिए, हमारे पास के जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसकी शेप किस तरह की होती है, फिब्रिल्स बने होते हैं, यानी कि ये फाइबर्स की फॉर्म में होती है। लेकिन जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो किस तरह की होती है, स्फेरिकल होती है हमारे पास और इलिप्सॉइडल शेप होती है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोटीन होती है उनके अंदर 4 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसके अंदर टर्शरी और हमारे पास क्या होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसका हम फंक्शन देखें, रोल देखें, तो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन है ये क्या बनाती है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो है ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लोबुलर होती है इसका फंक्शनल रोल है, यानी कि ये बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं ना उनके अंदर ये यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, तो ये यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन है और हमारे पास क्या होती है, ये इलास्टिक होती है। अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो ये क्या है, ये कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है, कैन बी क्रिस्टलाइज। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होती है और ये क्या होती है, सॉल्युबल होती है किस चीज़ में, साल्ट में, एसिड और बेस में। और इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी ये क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है। अब यहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनको जो है वो क्या तोड़ा जा सकता है, यस। ये हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, ये क्या है कि डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो उसके थ्रू जो है ये इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइब्रस होती है ये इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होती। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई, जैसे कि सिल्क फाइबर है, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है जिसको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, ऑन द बेस ऑफ, यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन होती हैं जिनको हम यहाँ पर जो है वो क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पहली प्रोटीन आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेजन, ठीक है। कोलेजन जो है हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर किस तरह का रोल होता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है। अब जैसे कि कोलेजन हमें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, ये आपको मिलती है हमारे किस में, हमारे बोन्स के अंदर आप लोगों को मिलती है। इसके अलावा ये जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को कोलेजन देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो होती है जी इलास्टिन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। अब अगर इलास्टिन को देखो तो ये जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट, किस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे
हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, टेंडन, ठीक है, टेंडन आता है, और हमारे पास क्या आता है, लीगामेंट, ठीक है। तो ये इनको जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वो है जी कैराटिन। कैराटिन के साथ आप सब जो है वो वाकिफ़ होंगे। जैसे कि हमें पता है ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारे हेयर्स को, नेल्स को, और जो फीदर्स होते हैं उनको जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन जो है ये कहाँ पर आपको मिलती है, ये क्रोमोसोम के ऊपर आप लोगों को मिलती है, ठीक है। कहाँ पर आपको मिलेगी, क्रोमोसोम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा डीएनए होता है ना, उसको ये अरेंज करवाती है। तो ये हिस्टोन का काम होता है। तो ये ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में थे, ग्लोबुलर और हमारे पास फाइब्रस, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके अलावा ये जो हमारे पास डिफरेंट और जो हमारे पास प्रोटीन होती है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बेस पर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है वो जैसे हमारे पास प्रोटीन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में स्पीड अप करते हैं किन को, जो हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन, CH यानी कि केमिकल रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्या चीज़, हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन लाते हैं, ठीक है ना। जो हार्मोन होती हैं, ठीक है, हार्मोन भी किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है कि ये क्या कराते हैं, रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उसको मेंटेन करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का क्या होता है, कैल्शियम लेवल होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ये इनको क्या कराते हैं, रेगुलेट करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की बेस पर, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। आप सबको पता है एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये भी प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, और ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगी, ये आप लोगों को WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स पे मिलती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये करती हैं प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, ये इम्यूनिटी जो है ये प्रोवाइड करती हैं, इनका जो है ये बेसिक काम होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये भी एक प्रोटीन होती है, और इसका काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है ना, उस ब्लड की हमारे पास जो ओस्मोलैरिटी होती है, ठीक है ना, ओस्मोलैरिटी, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोजेन, ठीक है। अब ये जो फिब्रिनोजेन होती है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम तब होता है जब हमें कभी हमारी बॉडी के ऊपर कट लग जाए या हमारी बॉडी इंजर हो जाए, तो वहाँ पर जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस ब्लीडिंग की जगह पर हमारे पास ये प्रोटीन रिलीज़ होती है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन फिर कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में। अब फिब्रिन क्या करता है कि जहाँ पे कट लगा होता है वहाँ पर ये क्या कर देता है, ये करवा देता है जी ब्लड क्लॉट, जिससे जो है वो ब्लड रुक जाता है, एक लेयर सी बन जाती है, और फिर जो है वो हमारा सीवियर लॉस ऑफ ब्लड होने से जो है वो बच जाता है हमारा बॉडी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब हेमोग्लोबिन जैसे कि हमें पता है कहाँ पर होती है, हमारे RBCs के ऊपर प्रेजेंट होती है, और उसका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और फिर ट्रांसपोर्ट करती है हमारे एक बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ये मैंने क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं। लिपिड की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि लिपिड आर द ग्रुप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लिखा भी है कि दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, बट
सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास क्या है ईथर है और क्लोरोफॉर्म, इनमें जो है ये सॉल्युबल हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड द ग्लाइसरोल। दो चीज़ें हैं इसमें, एक है फैटी एसिड और दूसरा मेरे पास क्या है ग्लाइसरोल। अब इन दो चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बना होता है, लिपिड बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है, ठीक है ना, जो कि इसका मेन हमारे पास कंपोनेंट है कि फैटी एसिड क्या होता है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है कि जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ आप लोगों को लॉन्ग कार्बन की चेन दिखाई देगी। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दे देती हूँ। सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, OH। तो ये अब मेरे पास क्या बन चुका है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और इसके साथ आप लोगों को क्या मिलता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, एक तरफ आप लोगों को कार्बन दिखाई देगा, कार्बन की लॉन्ग चेन दिखाई देगी, और एक तरफ आप लोगों को क्या दिखाई देगा, आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देगा। या तो फिर हम इसको जो है सिंपली यूं भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये क्या है OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और यहाँ पर ये जो कार्बन की चेन को पूरा लिखने की बजाय अगर आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में R लिख दो, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर है कम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है ना, तो सारे कार्बन को लिखने की बजाय अगर आप R लिख दो तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास अब क्या बन चुका है, ये मेरे पास है जी फैटी एसिड। ठीक है ना, ये फैटी एसिड का हमारे पास जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो हमारे पास कार्बन की चेन है, ये जो कार्बन एटम है ये कितने होने चाहिए, यानी कि ये जो कार्बन एटम है ये 5 हो 10 हो कितने होने चाहिए। तो कम से कम हमारे पास ये जो है 4 से लेकर 30 कार्बन एटम यहाँ पर होने चाहिए। 4 से कम नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, 4 से अबव हो, 4 से स्टार्ट हो, या 4 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये फैटी एसिड है। ग्लाइसिरोल क्या है, थोड़ा सा आगे जो है वो मैं बताऊंगी, अभी आप लोग सब्र करें। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, यानी कि इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप है। एक है मेरे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा मेरे पास क्या आता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो 1 बाय 1 करके हम इन दोनों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है एक ऐसा फैटी एसिड होता है जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, ओनली आप लोगों को क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल के साथ साथ, ठीक है ना, सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को दोनों बॉन्ड मिलेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है कम से कम कितने होने चाहिए, ये आप लोगों को जो है मैक्सिमम जो है वो कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए, 6 डबल बॉन्ड जो है वो हो सकते हैं एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। ठीक है ना, अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, ये क्या है, ये नॉट गुड फैट। ठीक है, ये क्या है, नॉट गुड फैट, ये गुड फैट नहीं है। अगर हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड को देखें तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, एक हमारे पास क्या है, गुड फैट है, गुड फैट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ठीक है ना, ब्लड कोलेस्टेरोल लेवल को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि हमारे पास ये जो अनसैचुरेटेड है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किस चीज़ को, ब्लड कोलेस्टेरोल लेवल को। ठीक है, तो ये मेजर इनमें जो है वो डिफरेंस है। अब गुड फैट नहीं है सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है हमारे ब्लड में। और ये गुड फैट है इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, डाउन करता है। इसके अलावा अगर मैं सैचुरेटेड के बारे में मज़ीद बताऊं तो हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, ये क्या है कि ये हमारे पास सॉलिड होता है। ठीक है ना, सॉलिड होता है कब, एट रूम टेम्परेचर। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है जी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इनमें ये मेजर डिफरेंस भी है। अब अगर हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड आता है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है जी पालमिटिक
पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, इसकी एग्जांपल है। और इसमें हमारे पास क्या आता है, सिटेरिक एसिड, ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं। और जबकि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास आता है जी ओलिक एसिड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से डेफिनेशन में बोला कि हमारे पास जो लिपिड होते हैं ये ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, अब इनका आंसर हम यहाँ पर देने लगे हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो लिपिड होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास लिपिड की एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास क्या है, C6H22 और O2। अब इसका नाम हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर सेम होते थे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो मेरे पास क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, पाल्मिटिक एसिड के फॉर्मूले के अंदर देखिए कि इसमें कार्बन जो है वो 6 हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर 2 हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, ऑक्सीजन के नंबर कम होने की वजह से जो हमारे पास लिपिड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है ना। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि लिपिड जो है वो पानी के अंदर क्यों डिसॉल्व नहीं होते, तो इसका मेन हमारे पास रीज़न यही है कि लिपिड में ऑक्सीजन जो एटम होते हैं ना उनका नंबर कम होता है। दैट्स वाई वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट 5 टाइप्स दी हुई हैं आपके कोर्स में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड है, वैक्सेस है, टर्पीन्स है और कैरोटीनाइड्स है। वन बाय वन करके इनको जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ द ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड का हमारे पास एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसिरोल, ठीक है, ट्राइग्लाइसिरोल इसका दूसरा हमारे पास नाम है। अब ट्राइग्लिसरोल क्या है हमारे पास, या ट्राइग्लिसराइड किसको कहते हैं। अब ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है 3, और ग्लिसराइड वर्ड निकला है हमारे पास किस चीज़ से, ग्लाइसिरोल से। अच्छा, पीछे मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो फैटी एसिड बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि ग्लाइसिरोल थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ग्लाइसिरोल क्या होता है। ग्लाइसिरोल हमारे पास एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड होता है जिसमें आप लोगों को 3 कार्बन मिलेंगे। ये जो आपको लोगों को दिख रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें 3 कार्बन मिलेंगे। और हर कार्बन के साथ यहाँ पर आपको जो है वो क्या अटैच मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा OH, ठीक है। अब क्या बनाया मैंने कहा कि 3 कार्बन और हर कार्बन के साथ क्या मिलेंगे, OH होगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी ग्लाइसिरोल, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ग्लाइसिरोल। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्लाइसिरोल आ रहा है और 3 इसके अंदर हमने क्या ऐड करने हैं, यहाँ पर 3 इसके अंदर यहाँ पर हमने ऐड करने हैं फैटी एसिड, ठीक है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर क्या कर लूँ कि ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये मेरे पास जो है ये क्या है, ये तीसरा फैटी एसिड है। तो 3 फैटी एसिड अगर मैं इस एक ग्लाइसरोल के साथ लगाऊंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसरोल, ठीक है। तो ये अब जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। लेकिन अभी तक ये ट्राइग्लिसराइड बना नहीं है क्योंकि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अलग हैं, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल अलग है। इन दोनों के दरमियान में अब हमने क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। ये देखना है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है ना, कैसे रिएक्शन होगा, किस प्रोसेस के थ्रू बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पर देखने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बनाया है जी एक ग्लाइसिरोल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, एक ग्लाइसिरोल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये मेरे पास क्या है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। ये देखो मैंने पीछे आप लोगों को यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास क्या है, ये एक फैटी एसिड है। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 2, ठीक है, 1
2 और ये 3, ये 3 फैटी एसिड है। एक मेरे पास क्या है, ये है जी ग्लाइसिरोल और ये है मेरे पास जी फैटी एसिड। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना। कंबाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ग्लाइसिरोल का यहाँ पर OH और यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड का क्या है, OH। ये दोनों जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या है, जो ग्लाइसिरोल है, ग्लाइसिरोल का हमारे पास H और जो हमारे पास फैटी एसिड है इसका OH, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये एक फैटी एसिड इस एक OH के साथ, ये दूसरा फैटी एसिड ग्लाइसिरोल के दूसरे OH के साथ, ठीक है। और फिर ये तीसरे OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कैसे होगा कि ये क्या करेंगे, जो ग्लाइसिरोल है, ग्लाइसिरोल में से H जो है वो निकलेगा, ठीक है ना। अब ये H कितने हैं, 3 है और यहाँ पर हमारे पास 3 ही क्या निकलेंगे, OH निकलेंगे और इनसे हमारे पास क्या बन जाएगा, इनसे हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब इनसे हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो यहाँ पर देखिए कि अब मेरे पास क्या है कि ये था हमारे पास क्या चीज़, ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल से ये जो हमारे पास था H, यहाँ पर H था, ठीक है ना, यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H था। अब यहाँ से H जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो फैटी एसिड था, ठीक है ना। फैटी एसिड का सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या रह चुका है, ये देखें, ये हमारे पास ये रह चुका है, बाकी रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हमारे पास ग्लाइसिरोल है, ग्लाइसिरोल की ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम अगर फैटी एसिड को देखें तो फैटी एसिड का एक बॉन्ड उठकर पूरे का पूरा जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पूरा बॉन्ड रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गए हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ग्लाइसिरोल का जो OH है उसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे। अब ये बॉन्ड जिस प्रोसेस के थ्रू बना, यानी कि इसमें जो हमारे पास वाटर निकला, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहते हैं एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई, बॉन्ड का नाम क्या है, एस्टर बॉन्ड, और जिस प्रोसेस के थ्रू बना है इसको हम क्या कहेंगे, एस्ट्रीफिकेशन कहेंगे। अच्छा, अब आप लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जिसमें हमारे पास 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसिरोल मिले, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकले और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसाइल ग्लिसराइड, ठीक है। एसाइल ग्लाइसिराइड इसको हम बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे एसाइल ग्लाइसिरोल, ठीक है। तो इसको हम 2 नामों से जो है वो पुकार सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, फॉस्फोलिपिड को। तो फॉस्फोलिपिड को देखो तो हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसाइल ग्लाइसिरोल, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे पास क्या है, एसाइल ग्लाइसिरोल के साथ अगर आप क्या अटैच कर दो, आप यहाँ पर अटैच कर दो फॉस्फेट, ठीक है ना, और इस फॉस्फेट के साथ फिर आप अटैच कर दो नाइट्रोजनस बेसिस, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब एसाइल ग्लाइसिरोल क्या है, मैं अभी आप लोगों को पीछे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को मैंने अभी बना के दिया, तो इसके साथ अगर हम यहाँ पर ये वाला एक हम क्या करते हैं, ये वाला एक ग्रुप हम रिमूव कर दें और इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लगा दें, फॉस्फेट लगा दें, नाइट्रोजनस बेस। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है कि इसके साथ अगर मैं क्या लगा दूं, इसके साथ अगर मैं लगा दूं फॉस्फेट, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर साथ में क्या लगा दूँ, यहाँ पर लगा दूँ नाइट्रोजनस बेसिस, तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, अब ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये मेरे पास क्या चीज़ बन गई, फॉस्फोलिपिड बन गई। अब यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर वाइज बना के भी दिखा दूँ, जैसे कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मैं लिखूँगी फॉस्फेट PO3, ठीक है,
और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस में हम यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जैसे कि कोलिन है या फिर एथेनॉल अमीन है, तो उसमें से हम यहाँ पर कोई एक लगा देते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर जो मैं नाइट्रोजनस बेसिस का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास सपोज कर लो वो क्या है जी, वो है जी मेरे पास क्या चीज़, कोलिन। कोलिन का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊं तो मेरे पास क्या है, ये है जी CH2, ठीक है, यहाँ पे भी CH2 होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस को नाइट्रोजनस बेसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, और यहाँ पर फिर आप लोगों को CH3 मिलेगा, यहाँ पे भी आप लोगों को CH3 मिलेगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। तो ये जो यहाँ से लेकर, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलिन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, कोलिन है, ये फॉस्फेट है, और ये मेरे पास क्या है, एसाइल ग्लाइसिरोल, ठीक है, ये क्या है, एसाइल, ठीक है ना, एसाइल ग्लाइसिरोल है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। आप लोगों ने जो है वो सिंपली फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा होगा, किस में, हमारी किस में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, वो क्या बना रहा होता है, लिपिड बाइलेयर बना रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पर उसका क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और ये क्या प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पर आपको उसकी टेल दिखाई देती है। अब अगर हम हेड को देखें तो हेड क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है जी, हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है मतलब क्या है कि ये वाटर अट्रैक्टिंग है, अट्रैक्टिंग है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पोलर है, ठीक है। इसी तरह से टेल की बात करें तो टेल हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये वाटर फेयर है, ठीक है ना, इसको पानी से डर लगता है, तो ये पानी से दूर रहती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये मेरे पास क्या है जी, ये है जी नॉन पोलर, ठीक है। तो ये है मेरे पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या आता है जी, वैक्सेस। वैक्सेस की अगर हम बात करें तो वैक्सेस क्या होती हैं, दीज आर आल्सो लिपिड, ठीक है ना, ये भी मेरे पास क्या होती हैं, ये लिपिड्स होती हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, ये बनी होती हैं लॉन्ग चेन ऑफ, ठीक है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है साथ में किस चीज़ की, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल भी साथ होते हैं, दो तरह की इसमें चेन होती है, एक फैटी एसिड होता है और दूसरा मेरे पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास जो वैक्सेस होती है ना, ये क्या होती हैं, ये होती हैं जी सॉलिड एट कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये किस तरह की होती है, ये वाटर प्रूफ होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो ये इनका काम क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज़ को, एनिमल को और प्लांट को, किसको प्रोटेक्ट करती हैं, एनिमल को, ठीक है ना, और किसको, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है, किस चीज़ से, फ्रॉम वाटर लॉस, ये वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल को और प्लांट को, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या आती हैं, डिफरेंट इसकी क्या है, टाइप्स हैं। टाइप्स में हमारे पास दो तरह की टाइप होती हैं, एक को हम क्या कहते हैं, प्लांट वैक्सेस कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एनिमल वैक्सेस कहते हैं। तो प्लांट वैक्सेस में हमारे पास जो वैक्सेस होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्लांट के किस किस पार्ट के अंदर आप लोगों को नज़र आएंगी, जैसे कि ये किस में नज़र आएंगी, आप लोगों को लीव्स में मिलेंगी, इसके अलावा ये कहाँ पे मिलेंगी, आपको स्टेम में मिलती हैं, और आप लोगों को ये कहाँ पर मिलती हैं, फ्रूट्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और इसका काम जो है वो क्या होता है, यहाँ पर प्लांट्स के अंदर इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि ये क्या करती हैं, टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस वाटर लॉस, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ये क्या करवाती हैं, वाटर लॉस से बचाती हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे
किस चीज़ की, एनिमल वैक्सीज की। तो एनिमल वैक्सीज भी हमारे पास क्या होती हैं, सेक्रेटेड होती हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में आता है बी वैक्स, ठीक है। बी वैक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो अक्सर फर्नीचर के ऊपर, ठीक है ना, या फिर कोई भी अनइवन सरफेस हो उसको जो है वो शाइनी करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, एनिमल वैक्स होती है। इसके अलावा एक और वैक्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैनोलिन, ठीक है। ये जो लैनोलिन होती है ना, ये कहाँ से मिलती है हमें, जो शीप होती है, शीप के वूल से हमें जो है ये वैक्स मिलती है, ठीक है। तो ये है मेरे पास के जो वैक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये भी मेरे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। ये मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो लिपिड होते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं, यानी कि इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरह के होते हैं, ये हमारे पास आइसोपिरीन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आइसोपिरीन यूनिट्स बोले तो क्या, कि यानी कि इसके अंदर आप लोगों को C5 और H8 की रेपिटेशन मिलेगी, यानी कि बार बार आप लोगों को यही यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों को जो है वो कहाँ पर मिलती है, ये आप लोगों को मिलती है जी फाउंड इन प्लांट, ठीक है ना, प्लांट में मिलती है। और आप लोगों को किस में मिलती है, फ्लावर के अंदर आप लोगों को मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ठीक है ना, जो कि आप लोगों की बुक के अंदर बना हुआ है टर्पीन्स का स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, आइसोपिरीन है, इसकी रेपिटेशन है। तो मैं आप लोगों को वो स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या है, कि एक आइसोपिरीन का यूनिट है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने कहा कि कितने कार्बन होते हैं, 5। ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और 8 आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन। ये देखो 3 ये हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 6 7 8 हमारे पास हाइड्रोजन है, और 5 हमारे पास ये क्या, कार्बन है, और 5 हमारे पास कार्बन है। अब यही जो है यहाँ पर इनकी क्या होती है, रेपिटेशन होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्या है, कि यहाँ तक जो है वो मेरे पास जो है वो एक आइसोपिरीन का यूनिट है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये दूसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना, बार बार रेपिटेशन से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, हमारे पास टर्पीन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड भी हमारे पास क्या है, कि लिपिड की टाइप है, लेकिन ये लिपिड से नहीं बनते, ठीक है ना, ये लिपिड से नहीं बनते, लेकिन ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, 4 रिंग्स मिलती हैं, ठीक है ना। अब ये जो 4 रिंग्स होती है ना, ठीक है ना, इसमें से जो मेरे पास 3 रिंग्स होती हैं वो हमारे पास 6 कार्बन की होती हैं, और एक रिंग जो होती है वो 5 कॉर्नर की होती है। एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास एग्जाम्पल आती है किस चीज़ की, कोलेस्टेरोल की, ठीक है ना। मेरे पास किस चीज़ की आती है, कोलेस्टेरोल की आती है, जो कि आप लोगों को कहाँ पे मिलता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है किस चीज़ की, टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये क्या होता है, कि ये एक सेक्स हार्मोन है जो कि आप लोगों को किस में मिलता है, मेल के अंदर मिलता है, ठीक है। मेल के अंदर इसका काम क्या होता है, कि ये जो सेक्स सेकेंडरी करैक्टर होते हैं ये वहाँ उनको डेवलप कराता है। इसके अलावा यहाँ पर ये फीमेल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है कहाँ पे मिलती है, आप लोगों को फीमेल की बॉडी के अंदर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है, ये वहाँ पे भी आप लोगों को क्या है, कि कॉर्टिसोल की फॉर्म में मिलता है, जो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। अब स्टीरॉइड में जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर आप लोगों को 4 रिंग्स मिलती हैं, तो मैं आप लोगों को अब इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देती हूँ।
यहाँ पर देखिए कि ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये है जी स्टीराइड। अब स्टीराइड के अंदर जैसे कि मैंने कहा 4 रिंग्स होती हैं, 1 2 3 और ये मेरे पास 4 रिंग्स है, ठीक है ना। अब अगर इन 4 रिंग्स को देखो तो इसमें से ये जो मेरे पास क्या है 3 रिंग्स होती है, ये वाली जो 3 रिंग्स हैं ये मेरे पास क्या है 6 कार्बन की है, ठीक है ना। ये किन कार्बन से बनी है, 6 कार्बन से बनी है। और ये जो मेरे पास ये वाली चेन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मेरे पास ये 5 कार्बन रिंग है, ठीक है ना। ये 5 कॉर्नर वाली है। तो इसमें क्या है कि ये 4 रिंग से मिलके बनी है, जिसमें 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन की और एक जो है वो 5 कॉर्नर की होती है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीराइड कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, ये होते हैं जी हार्मोन लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बने हुए किस चीज़ से होते हैं, जो कि फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर इनकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में आता है एराकनाइड एसिड, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एराकनाइड एसिड, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल होती है। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पे क्या हो जाए, पेन हो जाए, या हमें क्या हो जाए, हमें फीवर हो जाए, या हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो या फिर लो हो जाए, या फिर हमारे जो मसल हैं, ठीक है ना, जो हमारे मसल की क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, हमारे मसल की जो क्या होती है, कंट्रैक्शन हो जाती है, वो इम्बैलेंस हो जाए, तो इन सब को ये क्या करता है, इन सब को जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल में इसका हमारे पास जो है हमारी बॉडी के अंदर बेसिक काम होता है। तो हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो यहाँ तक जो है वो हमने किसको जो है डिटेल से देखा, हमने लिपिड को डिटेल के साथ देखा। अब हम यहाँ पर हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है ना, कितनी उसकी टाइप है, कौन सा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और हमारे पास उसकी डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी है, हम वो सारा जो है वो डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके और अगर आप लोगों को समझ आया है, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की हम किसकी बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले जो है वो किसने डिस्कवर किया था, किसने देखा था। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम क्या है, माइशर, ठीक है ना, क्या नाम है उनका, माइशर, ठीक है, माइशर। इन्होंने क्या किया, ये स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, ये स्टडी कर रहे थे आउल सेल के ऊपर, ठीक है। सपोज कर लो ये आउल सेल है, आउल सेल के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि उनको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, ये चीज़ दिखाई दी। अब उनको जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, उन्होंने इस चीज़ को एक नाम दिया और उन्होंने उसको क्या कहा, न्यूक्लिन का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम नहीं दिया, न्यूक्लिन का नाम दिया, ठीक है। तो ये जो है ये किसने देखा था, माइशर ने देखा था। फिर हमारे पास आए थे एक और साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, ऑल्टमैन, ठीक है, ऑल्टमैन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारे पास माइशर है, माइशर ने क्या किया, जो न्यूक्लिन देखा था इसका जो है नेचर ऑल्टमैन ने बताया कि इधर के वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो ये स्टडी करने पर ऑल्टमैन को पता चला जो न्यूक्लिन है ये हमारे पास क्या होता है, ये एसिडिक होता है। तो यहाँ से फिर इन्होंने जो है वो नाम डिराइव किया कि जो हमारे पास न्यूक्लिन है, बाद में इसका नाम हमारे पास क्या पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसका नाम पड़ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
मैंने क्या बोला, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है अभी आप लोगों को बताती हूँ। न्यूक्लियोटाइड यूँ समझ लें कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल यूनिट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है ना, इसकी हमारे पास क्या होती हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास दो टाइप हैं, एक को हम क्या कहते हैं DNA और दूसरे को मेरे पास क्या कहते हैं, हम RNA बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि मैंने अभी कहा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है। न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो तीन चीज़ें आती हैं। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर में जो तीन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब पहली चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज़ द पेंटोज शुगर, ठीक है। क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मीन बोले तो क्या, 5 कार्बन वाली शुगर, जो कि मैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोगों को डिटेल से बताकर आई हूँ। मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद मैंने आप लोगों को रिबोज पढ़ाया था। तो रिबोज जो होती है वो मेरे पास क्या है, पेंटोज शुगर है, जो क्या होती है, 5 कार्बन। तो हमारे पास पेंटोज शुगर कौन सी होती है, वो होती है जी रिबोज। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो मिलती है, दैट इज़ द नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। यानी कि ऐसी बेसिस जिसमें आप लोगों को जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी चीज जो आप लोगों को मिलती है, दैट इज द, हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरिक, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो मेरे पास ये क्या है, ये है जी एक 5 कार्बन शुगर, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, पेंटोज। इस पेंटोज के साथ एक तरफ आप लोगों को नाइट्रोजिनस बेसिस मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को फॉस्फेट का ग्रुप अटैच मिलता है। तो ये जो अब आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में, उसका न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती है ना, ये आप लोगों को जो है वो दो तरह की मिल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस की हमारे पास टाइप में पहली टाइप जो हमारे पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमिडीन, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रीमिडीन होती है। अब प्रीमिडीन को देखें तो ये हमारे पास किस तरह की होती है, ये होती है जी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है। और ये आप लोगों को जो प्रीमिडीन है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड के DNA और RNA दोनों में मिलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलती है, DNA और RNA दोनों के अंदर आप लोगों को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है, जो DNA के अंदर आप लोगों को प्रीमिडीन मिलेगी वो मेरे पास कौन सी होगी, साइटोसिन होगी और थायामीन होगी। लेकिन जो RNA के अंदर आप लोगों को मिलेगी वो कौन सी होगी, साइटोसिन होगी और यूरासिल होगी। थायामीन और यूरासिल, यही एक मेजर डिफरेंस है DNA में और RNA में, कि जहां पर DNA के अंदर आप लोगों को थायामीन दिखाई देता है, वहीं पर RNA में आप लोगों को थायामीन की रिप्लेसमेंट पे यूरासिल मिलता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप होती है नाइट्रोजनस बेसिस में, दूसरी टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यूरीन, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, प्यूरीन होता है। प्यूरीन को अगर हम देखें तो ये मेरे पास किस तरह की होती है, ये डबल रिंग होती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ठीक है। और दूसरा मेरे पास अगर हम देखें तो ये भी आप लोगों को DNA भी मिलेगी और RNA में भी मिलेगी। और यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस इस प्यूरिन के अंदर इन्वॉल्व होती है वो मेरे पास क्या होती है, एडानिन, और मेरे पास क्या होती है, गवानिन। ये दो बेसेस जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जो कि DNA में और RNA में दोनों में आप लोगों को मिलती हैं। प्रीमिडीन में फ़र्क है कि DNA के अंदर थायामिन मिलेगी और RNA के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, यूरासिल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये मेरे पास है कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। अब मैं आप लोगों को नाइट्रोजनस बेसिस दिखा देती हूँ एक्चुअली में कि सिंगल रिंग और डबल रिंग जो है वो किस तरह से दिखाई देती हैं।
अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो हमारे पास क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, ये है जी मेरे पास शुगर, और इसके साथ आप लोगों को ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल रिंग है। और ये सिंगल रिंग है तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास जी प्रीमिडीन, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरे पास प्रीमिडीन है। प्रीमिडीन में हमारे पास क्या होता है कि ये जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये साइटोसिन है, ठीक है। ये मेरे पास थायामीन है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आप लोगों को किस में मिलती है, डीएनए के अंदर मिलती है। और ये मेरे पास क्या है, यूरासिल है। यूरासिल आप लोगों को कहाँ पे मिलती है, ये आप लोगों को आरएनए के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या था, नेक्स्ट मेरे पास था जी हमारे पास प्यूरिन, ठीक है ना। प्यूरिन को अगर आप देखो तो ये मेरे पास क्या है, ये देखिए, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास दो ही आती हैं, एक आती है हमारे पास एडेनिन और दूसरी आती है गवानिन। और ये दोनों, ये एडेनिन और गवानिन, ठीक है ना, ये भी हमारे पास डीएनए आरएनए के अंदर भी मिलेगी, और ये भी आप लोगों को डीएनए आरएनए दोनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी देख लिया, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बता दी नाइट्रोजनस बेसिस की कि क्या क्या होती हैं और कितनी कितनी होती हैं। अब वापस हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया ये वाला, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास जो फॉस्फेट है या नाइट्रोजनस बेसिस है, किस तरह से ये पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है ना, इस शुगर के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती हैं, और फिर जब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो फिर वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह से जो है वो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये एक पेंटोज, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर में ये मेरे पास क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 जो होगा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये 5 जो है ये यहाँ पर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 5 जो है ये बाहर को निकला हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या होता है कि जो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, कार्बन नंबर क्या है, फर्स्ट है। इस कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर आप लोगों को नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास। और दूसरा हमारे पास जो कार्बन नंबर 5 होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, कार्बन नंबर 5 होता है, इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को PO3 या PO4 जो है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट, वो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पर हम बात करें, ये तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो पेंटोज शुगर के किस कार्बन के पास होंगी, फॉस्फेट किस कार्बन के साथ होगा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाएगा कि हमारे पास जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, ये आपस में क्या करेंगे, लिंक होंगे। अब लिंक किस तरह से होंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इन दोनों को फॉस्फेट के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पर हम जो है वो फॉस्फेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, ठीक है ना, P, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, O है। अब ये जो हमारे पास फॉस्फेट है, ये यहाँ पर इस कार्बन नंबर 3 जो न्यूक्लियोटाइड नंबर फर्स्ट है, उसके कार्बन नंबर 3 का जो ऑक्सीजन है उसके साथ यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये जो हमारे पास फॉस्फेट है, ठीक है ना, ये दो तरफ से बॉन्ड बना रहा है। एक तरफ ये इस कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरी तरफ ये मेरे पास कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये डुअल बॉन्ड टेंडेंसी रखता है। तो इसीलिए हमने बॉन्ड का नाम क्या रखा हुआ है, इस बॉन्ड का नाम हमने रखा हुआ है फॉस्फोडाई एस्टर
बॉन्ड, ठीक है, यानी कि फॉस्फेट जो है दो तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड हम इसको कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट के थ्रू जो है यहाँ पर अटैच होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये जो क्या है, कार्बन नंबर 2 होता है किसका, पेंटोज शुगर का, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है H और यहाँ पर प्रेजेंट होता है OH। तो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, डीएनए की, तो डीएनए में जो हमारे पास क्या होता है, ये जो मेरे पास डीएनए है, डीएनए के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को हाइड्रोजन देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए के अंदर आप लोगों को ये जो है क्या है, ये आरएनए के अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये आप लोगों को मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ आ गई, इन दोनों में जो है ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस भी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डीएनए को। हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है इसके दो टाइप है, डीएनए और आरएनए। तो हम यहाँ पर जो है वो डीएनए को डिस्कस कर लेते हैं। तो डीएनए को अगर हम देखें तो ये मेरे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है डीएनए का, ये किसने बोला था, बेसिकली ये बोला था, किसने बोला था, वॉटसन, ठीक है, ये बोला था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने बोला था, कब बोला था, 1953 को बोला था कि हमारे पास ये जो डीएनए होता है किस तरह से दिखता है, ये डबल हेलिकल दिखता है। अब ये जो वॉटसन और क्रिक है ना, ये इन्होंने क्या किया कि सारी की सारी कंट्रीब्यूशन इन दोनों की नहीं है, यहाँ पर दो और भी साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र करना लाजमी है, जिसको हम क्या कहते हैं, शारगाफ बोलते हैं, और फ्रैंकलिन एंड विंकलिन, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने जो अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी, उसके बाद ही क्या किया था, जो वाटसन और क्रिक थे, उन दोनों ने जो है वो ये डिस्क्राइब किया कि हमारे पास जो डीएनए होता है, ठीक है ना। अब वाटसन और क्रिक के मुताबिक जो हमारे पास डीएनए है वो किस तरह से है कि ये क्या करता है, ये करता है कॉन्टेन, ठीक है, कॉन्टेन 2 पोली, ठीक है, 2 पोली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 2 पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो डीएनए होता है इसके अंदर आप लोगों को जो दो चेन मिलती हैं, उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, पोली न्यूक्लियोटाइड मिलता है, यानी कि बहुत सारे आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। और ये जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो ये क्या कराते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाते हैं, कोआइल्ड हो जाते हैं। फिर इनसे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं। सपोज कर लो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के दे देती हूँ कि मेरे पास ये जो है ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये दूसरा स्ट्रैंड बनाऊँ, ठीक है, ये इस तरह से ये दो स्ट्रैंड जो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं और इनसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डीएनए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो दो स्ट्रैंड बने हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप लोगों को क्या दिखता है, पोली न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स दिखते हैं, जो हम न्यूक्लियोटाइड पीछे बना कर आए हैं, ठीक है ना। ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसकी क्या होगी, यहाँ पर रेपिटेशन होगी, यानी कि बहुत सारे आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो छोटा छोटा करके आप लोगों को बना के दे देती हूँ कि देख लो, मेरे पास ये जो है ये एक राइबोस का यूनिट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये दूसरा है, और ये मेरे पास जो है ये तीसरा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं, ठीक है। ये क्या है जी, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड बन रहा है बेसिकली ये किस चीज़ का बन रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दूँ कि जो स्ट्रैंड है ये दो चीज़ों से बन रहा है। एक हमारे पास ये शुगर से बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। दूसरा इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा
रहा है फॉस्फेट, ठीक है। तो स्ट्रैंड दो चीज़ों से मिलके बना है और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लैडर, ठीक है ना। जो लैडर के हमारे पास क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, वो शुगर और फॉस्फेट के बने हैं और उसके जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बने हैं। मैं आप लोगों को दूसरा स्टैंड भी बना के दे देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो समझ आ सके, ठीक है। ये मेरे पास एक, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको उल्टा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए होते हैं ना, इनके जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। किस तरह से, मैं अभी आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। थोड़ा सा दूर हो गया है, थोड़ा मुझे इसको करीब करके बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दूसरा जो है यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस है और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस है और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, फॉस्फेट का जो है वो ग्रुप मिलता है। अब ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। यानी कि ये क्या बन चुके हैं, पोल्स बन चुके हैं और ये दोनों किस चीज़ से मिलके बने हैं, मेरे पास अगर देखो तो ये फॉस्फेट है और ये मेरे पास किस चीज़ से मिलके बने हैं, शुगर से मिलके बने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसके स्टेप्स होते हैं ना, बेसिकली वो किस से मिलके बने होते हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बने होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये आपस में क्या करती हैं, बाइंड करती हैं थ्रू द बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बना लेती हैं और वो जो बॉन्ड होता है मेरे पास कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं हमने मुंह उठा के किसी भी नाइट्रोजनस बेसिस को किसी भी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ लगा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो स्पेसिफिक होती हैं टू देयर अदर नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एडेनिन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये हमेशा अपना जो बॉन्ड बनाएगी वो किसके साथ बनाएगी, थायामीन के साथ बनाएगी। और ये जो बॉन्ड होगा ये मेरे पास किस तरह का बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास जो गवानिन होती है ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखेंगे, इसके अंदर आप लोगों को 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखेंगे। और ये जो रूल है ना बेसिकली कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ आएगी और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ आएगी, ये किसने दिया था, ये दिया था शारगाफ ने, ठीक है ना। ये किसने दिया था, शारगाफ ने जो है ये रूल दिया था। समझ आ गया कि किस तरह का हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसके पोल्स किस तरह से मिलके बने होते हैं और उसकी नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो किस तरह से मिलकर बनी होती है। और मैंने कहा कि ये जो हमारे पास स्ट्रैंड होती है ना, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरे पास क्या है कि एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या होता है 3 to 5 होता है और दूसरा मेरे पास क्या होता है 5 to 3। ये देखो, ये मेरे पास फॉस्फेट किस कार्बन के साथ अटैच है, 5 कार्बन के साथ। और यहाँ पर ये वाला एंड देखिए, ये वाला एंड क्या है, 3 कार्बन का है। तो एक एंड मेरे पास क्या है 5 to 3 है और दूसरा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा 3 to 5। ये देखो, ये वाला जो एंड है ये 3 है और यहाँ पर फॉस्फेट 5 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों जो है स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये है मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आरएनए को। आरएनए को अगर हम देखें तो आरएनए भी क्या है कि ये क्या होता है, ये बना होता है मेड बाय न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि वहाँ हमने देखा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 होगा पेंटोज के ऊपर, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो डीएनए है उसके ऊपर ऑक्सीजन आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कौन सी मिलती है, एडेनिन मिलती है, गवानिन मिलती है, यूरासिल है और मेरे पास कौन सी होती है, साइटोसिन होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो शुगर है, ठीक है, वो डीएनए की तरह से कौन सी शुगर होगी, पेंटोज शुगर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये अब जो मेजर डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा कि हमारे पास जो आरएनए होता है ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। जो हमारे पास डीएनए था, अभी मैंने कहा कि ये क्या है, ये डबल स्ट्रैंड है। ये मैंने आप लोगों को स्ट्रैंड बना के दिखाया, सिंपली ये डबल स्ट्रैंड होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है कि ये जो हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है ना, ठीक है ना, ये क्या है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ठीक है, यहाँ पर सपोज
कर लो कुछ भी हमारे पास नाइट्रोजन बेस हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गवानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर सपोज कर लो यूरासिल है। तो ये सिंगल स्टैंड होने की वजह से इसकी जो नाइट्रोजन बेसिस होती है ना, यहाँ पर दूसरे स्टैंड के साथ अटैच नहीं हो पाती, क्योंकि आरएनए जो है हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो शारगाफ का रूल है कि जैसे हमारे पास क्या है, पीछे हमने देखा कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बनाएगी अपना बॉन्ड और गवानिन साइटोसिन के साथ बनाएगी। तो ये जो रूल है ये इस आरएनए के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मेजोरिटी में 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास क्या है, पहली टाइप में हमारे पास आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए से क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है और लेकर आता है किसके पास, ये लेकर आता है राइबोसोम के पास, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये मैसेज को लेकर आता है, डीएनए से मैसेज को लेकर आता है कौन, मैसेंजर आरएनए। और यहाँ पर अगर हम इसकी परसेंटेज देखें कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, उसकी क्या परसेंटेज होती है टोटल आरएनए में, तो इसकी हमारे पास 3 to 4% जो होता है ये टोटल आरएनए का कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें कि इसकी ट्रांसफर आरएनए की, तो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वन, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, इसका हमारे पास जो काम होता है ये क्या करता है, ये करता है कैरी, ठीक है, कैरी करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है, समझ आ गया, ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है और इसकी जो परसेंटेज होती है टोटल आरएनए में वो 10 to 15% इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइबोसोमल आरएनए। ये सबसे ज्यादा जो है ये प्रेजेंट होता है, 80% इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। और ये क्या करवाता है, ये करवाता है जी प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या करवाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है, सिंपली इसका काम होता है। यानी कि ये क्या करेगा कि ये जो आरएनए है, ठीक है ना, आरएनए क्या करेगा, मैसेज को, जो मैसेज किसके ऊपर आएगा, राइबोसोमल आरएनए के पास आएगा, वो राइबोसोमल आरएनए किसके पास लेके जाएगा, राइबोसोम के पास लेकर जाएगा। और राइबोसोम हमें पता है क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो राइबोसोम के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई होगी, राइबोसोम उसको जो है वो रीड करता जाएगा और यहाँ पर क्या बनती जाएगी, प्रोटीन बनती जाएंगी। तो ये है मेरे पास क्या चीज, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल डॉगमा है और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें सेंट्रल डॉगमा को, सेंट्रल डॉगमा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हमें ये बताता है कि सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए से आरएनए कैसे बनाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखना है कि जो हमारे पास क्या होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डीएनए से, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होता है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाता है और फिर इसी आरएनए से जो हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन कैसे बनती है, ये हम जो है वो देखते हैं किस चीज़ में, सेंट्रल डॉगमा में। और इसके हमारे पास बेसिक जो है वो 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि जो हमने प्रोटीन बनवाना है उसका हमने क्या यहाँ पर लिखना होता है, डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। अब उस डिटेल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो भी डाटा होता है, ठीक है ना, उसको कॉपी होता है, ठीक है, उसका जो है हम कॉपी करते हैं किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। यानी कि डीएनए को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जब हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है उससे हम क्या करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज आया है उससे फिर हम क्या करते हैं, उससे हम जो है वो प्रोटीन बनवाते हैं। जैसे कि सपोज कर लो मेरे पास ये क्या था, ये मेरे पास था जी डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी है किस चीज़ की, प्रोटीन की, ठीक है ना, प्रोटीन बनवाने की, जो प्रोटीन हमने बनानी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी है जिस तरह की प्रोटीन बनाने की, उसको हम
हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब ये जो आप लोग प्रोसेस देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों ने प्रोसेस देखा कि जिसमें डीएनए से आरएनए जो है वो हमने क्या किया, मैसेंजर आरएनए को कॉपी किया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर मेरे पास क्या आता है कि इसी मैसेंजर आरएनए से फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम को इसके ऊपर से गुजारते हैं और फिर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। समझ आ गया ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। अच्छा, हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो डिफरेंट कैटेगरी के जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसमें आप लोगों को दो मॉलिक्यूल इकट्ठे मिलेंगे। एक आप लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और साथ में आप लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है एक और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड को देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ग्लाइको का वर्ड जहाँ पे भी आए तो समझ लेना कि ये किसकी बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। साथ में लिपिड है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिपिड। तो दोनों ये जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। तीसरा हमारे पास जो होता है दैट इज द लिपोप्रोटीन। अब ये जो लिपोप्रोटीन होता है इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, लिपो वर्ड निकला है किस चीज़ से, लिपिड से। प्रोटीन हमारे पास यानी कि दो चीज़ें कंबाइन करेंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिपोप्रोटीन बनेगा। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल समझ आया कि क्या होता है कि जिसमें दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा चैप्टर द फिनिश द एंड।